सैलरीड एम्प्लॉय के लिए आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो गई है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सैलरीड एम्प्लॉय को अपनी आईटीआर कैसे फाइल करनी है और आईटीआर को फाइल करते हुए उन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि उन्हें ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े या फिर उनकी नॉन कॉम्प्लायंस ना हो। CSSB सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम को कमाना मुश्किल है लेकिन इनकम पे टैक्स देना और भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन CSSB सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसी जानकारी शेयर करते हैं ताकि आप अपना टैक्स बचा पाएँ और टैक्स की कॉम्प्लायंस आसानी से कर पाएँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CSSB सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेना है incometax.gov.in। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, असेसमेंट ईयर 24-25। यहाँ पे आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं आईटीआर को और ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा भी। तो हम लोग ऑनलाइन ही रिकमेंड करेंगे क्योंकि इसमें आपका सभी डेटा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आईटीआर को फाइल करने से पहले आपको अपना AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ से चेक कर लेनी है और इसके अलावा ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फॉर्म 26AS करके अपना 26AS फॉर्म चेक कर लेना है कि आपका कितना TDS TCS कटा है। तो यहाँ पे हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 15 जून के बाद ही फाइल करें, क्योंकि जो आपका TDS होता है लास्ट क्वार्टर का या जैसे कि जनवरी से लेकर मार्च तक का या जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है वो AIS और 26AS में 15 जून तक अपडेट होती है। तो आपको बाद में रिवाइज रिटर्न ना फाइल करनी पड़े या फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए, तो इसलिए आप 15 जून के बाद ही रिटर्न फाइल करें। लेकिन अभी आप अपनी रिटर्न जो है प्रिपेयर कर लीजिए और यदि आपका टैक्स बनता है तो उसे आप पे कर दीजिए ताकि आपको कोई इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। तो इसलिए आप यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखें। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अदर है, तो आप इंडिविजुअल है यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आईटीआर फॉर्म चूज़ करना होता है। तो आप आईटीआर 1 चूज़ करेंगे, सैलरीड एम्प्लॉय। तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो कि इंडिया के रेजिडेंट होते हैं और जिनकी के टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है वो ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी कि सैलरीड एम्प्लॉय। यदि आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, जैसे कि आपने हाउस रेंट पे दिया हुआ है या आपने होम लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट आप क्लेम करना चाहते हैं, या फिर अदर सोर्स से इनकम है जैसे कि FD से इंटरेस्ट इनकम है या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपये तक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति डायरेक्टर है कंपनी में या फिर उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर इसका TDS कटा है कैश विड्रॉल पे सेक्शन 194N के अंतर्गत या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम पे उसने इनकम टैक्स डेफर किया है, तो ये आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। तो उसे दूसरे आईटीआर फॉर्म फाइल करने होते हैं जैसे कि आईटीआर 2। तो अभी हम आईटीआर 1 यहाँ पे फाइल करेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सैलरीड एम्प्लॉय के केस में फॉर्म नंबर 16 जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपके पास फॉर्म नंबर 16 अवेलेबल हो उसके बाद ही आप आईटीआर फाइल करना स्टार्ट करें ताकि आपको कोई मिसमैच ना आए जो आप इनकम यहाँ पे रिपोर्ट करें और जो आपके एम्प्लॉयर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है। तो ये जो फॉर्म है फॉर्म 16 15 जून तक जारी किया जाता है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपको, यानी कि जो सैलरी पे TDS काटा गया है उसके लिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि कई एम्प्लॉइज़ ने पुरानी स्कीम के अंतर्गत अपना TDS कटाया हो और वो नई स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने नई स्कीम के अकॉर्डिंग TDS जो है वो एम्प्लॉयर से कटवाया हो और अब वो पुरानी स्कीम के अंतर्गत रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए मिस्टर A का जो TDS काटा गया है एम्प्लॉयर के द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग काटा गया है, अब वो आईटीआर फाइल करना चाहता है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, तो ऐसा कर सकता है। इसी प्रकार मिस्टर B का मान लीजिए TDS न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग काटा गया है, आईटीआर फाइल करते हुए वो ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहता है, तो ऐसा कर सकता है। इसके अलावा यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं यानी कि डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि LIC की PPF आपने पे किया है या होम लोन पे इंटरेस्ट की, तो प्रूफ आप अपने सामने रख लीजिए, कैलकुलेशन जो है वो बना लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस कीजिए।
तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो यदि आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करनी मैंडेटरी होती है, तो हम ये चूज़ कर रहे हैं। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, ये डिपेंड करेगा कि आप ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट कर रहे हैं या फिर न्यू टैक्स रजीम, और इसके अलावा इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी एज क्या है। तो इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जो कि आप अपने राइट हैंड साइड टॉप कार्ड में देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में भी इसका लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे आप ये चूज़ करेंगे। इसके अलावा रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है यदि आप फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा अपने लिए, किसी और व्यक्ति के लिए, या फिर आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर आप और कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसके ऊपर भी हमने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक है प्लेलिस्ट में दिया गया है टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में। आप उसे रेफ़र कीजिए, या फिर किसी और रीजन की वजह से। तो ये हम टैक्सेबल जो इनकम है मोर देन एग्जम्पशन लिमिट है, इसे टिक करेंगे और कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे। तो यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करेंगे तो उस केस में आपकी उम्र यदि 60 साल से कम है तो 2.5 लाख से ऊपर इनकम पे आपके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। यदि आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 साल उससे ज़्यादा की उम्र है लेकिन 80 साल से कम है तो 3 लाख रुपये से ऊपर की यदि आपकी इनकम है तो ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। और यदि आप रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि 80 साल है उससे ज़्यादा की उम्र है, 5 लाख से ज़्यादा की आपकी इनकम है तो आपको ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। यदि आप नई टैक्स रजीम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपकी एज कुछ भी हो यानी कि 60 साल से कम हो, 60 साल से ज़्यादा हो, उस केस में 3 लाख रुपए से यदि आपकी इनकम एक्सीड कर जाती है तो आपके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। तो इस प्रकार आप यहाँ से करेक्ट रीजन जो वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे। तो उसके बाद आपके सामने ये विंडो पॉपअप होगी जो कि ये बताती है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्री फिल कर दी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है और वेरीफाई कर लेने के सही आ रही है, और उसके बाद ही आपको अपने ITR को फाइल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब दी गई है, यहाँ पे जैसे एरो दिया गया इसे आप प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी ITR प्रिपेयर होनी। अभी यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है टाइमर में, तो जैसे जैसे हम इसे प्रिपेयर करते जाएंगे यहाँ पे ये जो प्रोग्रेस है वो आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो यदि ये सही नहीं है तो उसके लिए आपको अपने पैन में करेक्शन करनी होती है, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हो पाती है। यहाँ पे एड्रेस आएगा, यदि ये सही नहीं है तो यहाँ पे एडिट बटन दिया गया है, इसे आप सेलेक्ट करके एडिट करेंगे अपने कॉन्टैक्ट को। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज़ करना है, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पेंशनर हैं, तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये चूज़ कर लीजिए। तो हम यहाँ पे अदर जो है वो चूज़ कर रहे हैं प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के केस में। यहाँ पे आप किस सेक्शन के अंतर्गत रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यदि आप ड्यू डेट से पहले फाइल करें यानी कि 31 जुलाई से पहले तो 139 सब सेक्शन 1, यदि आप उसके बाद फाइल करते हैं तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है, या आपने रिटर्न फाइल कर दी उसे रिवाइज़ कर रहे हैं तो रिवाइज रिटर्न कहा जाता है, या फिर आपका असेसमेंट ईयर ख़त्म हो चुका है उसके बाद आपने अप्रूवल ली है रिटर्न को फाइल करने की, कंडोनेशन ऑफ डिले, तो ये चूज़ करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 यहाँ पे चूज़ होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब असेसमेंट ईयर 24-25 से कि आपको नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। तो यदि आप पुरानी टैक्स रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे येस चूज़ करना है। तो यहाँ पे ऊपर आई बटन दिया गया, यहाँ पे हेल्प भी दी गई है, आप यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं कि यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम चूज़ करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं, और यदि आप नई टैक्स रजीम चूज़ करते हैं तो उस केस में क्या आपको मिलती है डिडक्शन, क्या नहीं मिलती हैं, तो यहाँ पे दी गई हैं। तो अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है नई टैक्स रजीम में 50,000 की पेंशन और सैलरी के केस में, और फैमिली पेंशन के केस में जो डिडक्शंस है वो भी मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप यहाँ पे यस करते हैं यानी कि ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करते हैं तो उस केस में यदि आपकी बिजनेस इनकम है तो उस केस में आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसके बाद ही आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे बिजनेस इनकम नहीं है तो आप ITR में ही चूज़ कर सकते हैं कि आप पुराने स्कीम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, लेकिन हम नई स्कीम को ऑप्ट करेंगे यानी कि 115 BAC सबसेक्शन 6 के अंतर्गत। और यहाँ पे आप अपने रिस्पॉन्स को एडिट भी कर पाएंगे। इसके अलावा आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है, यानी कि अब आपको अपने सभी बैंक जो है उनके बारे में बताना है डोरमेट बैंक अकाउंट को छोड़ के। तो जो आपके बैंक अकाउंट ऑलरेडी एडेड थे लास्ट ईयर में और वैलिडेट हो चुके हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा यदि कोई नया बैंक आपने ऐड किया है तो यहाँ पे ऐड नदर करके आपको चूज़ करना है।
तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन प्रेस करना है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म करना है बैंक अकाउंट नंबर, और अब आपको अकाउंट टाइप भी डालना होगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, या फिर एनआरओ अकाउंट है जो कि नॉन रेजिडेंट के केस में होता है। तो ये आप चूज़ करेंगे। इसके अलावा क्या आप प्राइमरी अकाउंट होल्डर है या जॉइंट बैंक अकाउंट होल्डर है वो बताना होगा। आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड बताना होगा। और यदि आप इस बैंक अकाउंट को रिफंड के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस चूज़ करेंगे। तो आपका यदि इनकम टैक्स का रिफंड होगा तो इस बैंक में ही आएगा। तो जब आप ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वैलिडेट कर देंगे तो उसके बाद आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सामने ग्रीन टिक आ गया है, यानी कि ये जो टैब है वो कंफर्म हो गई है। अब आपको ग्रॉस टोटल इनकम एंटर करनी है। तो यहाँ पे जो टैब दी गई है इस पर प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सैलरी के एग्जम्पशन आ जाएंगे, क्योंकि हमने नई टैक्स रिजीम ऑप्ट की है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलती हैं, सिर्फ स्पेसिफाइड एग्जम्पशन ही मिलती हैं। जैसे कि यदि आपने ट्रैवल टूर और ट्रांसफ़र से रिलेटेड खर्चा किया है तो उसकी एग्जम्पशन मिलती है, या फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस से प्लेस ऑफ ड्यूटी की से रिलेटेड आपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस से रिलेटेड खर्चा किया है, या फिर कोई और एग्जम्पशन है तो आप यहाँ पे यस टिक कर सकते हैं। जैसे कि आपको ग्रेच्युटी मिली है या लीव इन कैशमेंट आपको मिली है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि यदि आपकी अर्न लीव इन कैशमेंट अब 25 लाख रुपए तक रहती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी, तो एग्जम्प्ट रहती है। तो आप यहाँ पे फीड करेंगे। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको अपने फ़ोन नंबर 16 के अकॉर्डिंग फीड करनी है। तो जब आपका एम्प्लॉयर आपको फ़ोन नंबर 16 जारी करता है, उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंतर्गत तो टीडीएस की डिटेल होती है, पार्ट बी के अंतर्गत सैलरी की डिटेल होती है, जैसे कि ग्रोस सैलरी क्या है और उसमें से आपको एग्जम्पशन कौन सी दी गई है, जैसे कि डेथ कम ग्रेच्युटी या फिर कोई और एग्जम्पशन जैसे कि कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन एक्स्ट्रा। तो यहाँ से आपकी डिडक्शन चेक करके ही आईटीआर के फॉर्म में फिल करनी है। आपको अपनी मर्जी से फिल नहीं करनी है, क्योंकि उस केस में नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई है वो मैच की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी रिटर्न के साथ। यदि मिसमैच आता है तो आपको नोटिस जारी किया जाता है। तो आप इन क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन प्रेस करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आपको सैलरी की इनकम यहाँ पे ऐड करनी है। तो ग्रोस सैलरी यहाँ पे आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पे ऊपर एडिट बटन दिया गया है, यहाँ पे जाके आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन नंबर 16 के अकॉर्डिंग जो है सैलरी है वो एंटर करनी है। तो आप ये अपनी सैलरी AIS में भी जाके चेक कर लीजिए। और यहाँ पे आपको परक्विजिट की वैल्यू ऐड करनी है एज पर फ़ोन नंबर 16। तो फ़ोन नंबर 16 से ही आपको सभी एंट्रीज करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा फ़ोन नंबर 16 जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो सैलरी की इनकम है ग्रोस इनकम वो ऐड कर देंगे, जो परक्विजिट की वैल्यू है या प्रॉफिट सैलरी जो यहाँ पे डिटेल दी होगी वही आपको वहाँ पे फीड करनी है। इस प्रकार हमने डिटेल यहाँ पे एंटर कर दी है। उसके बाद दी इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट फंड अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री है। तो आपको यहाँ पे कंट्री या रीजन सेलेक्ट करना है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे एग्जम्पशन में जाएंगे और नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस जो कि हमने अभी डिस्कस किए थे लिस्ट से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अर्न लीव इन कैशमेंट रिटायरमेंट पे मिली है वो आपकी एग्जम्प्ट है, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो आप फ़ोन नंबर 16 को इसके लिए ज़रूर चेक कीजिएगा। और अब नई टैक्स रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपये की, वो यहाँ पे लेस हो जाएगी और इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी आ जाएगी। तो जैसे आप ये डिटेल सेव कर देंगे इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी आ जाएगी। यहाँ पे यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिटेल को। तो यहाँ पे आप टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी चूज़ करेंगे, जैसे कि यदि आपने सेल्फ ऑक्यूपाई किया लेट आउट है डीम लेट आउट, जैसे कि मान लीजिए आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको यहाँ पे जो रेंट रिसीव हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 फाइनेंशियल ईयर 23-24 में वो यहाँ पे एंटर करना है। जो म्यूनसिपल टैक्स पे किए हैं वो आप लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट पेबल है, होम लोन आपने लिया हुआ है उससे जुड़ा हुआ जो इंटरेस्ट आपका पेबल है वो यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद आप इस डिटेल को ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो हम कैंसिल कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर करना है, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD से इंटरेस्ट इनकम है, या फिर आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिला था उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे यदि आपका सेम बैंक का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे सेम बैंक का इंटरेस्ट ऐड करेंगे। आपको सभी सेम बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल करके ऐड करना होता है। मान लीजिए आपका HDFC में भी अकाउंट है, ICICI बैंक में भी है, SBI में भी है, तो आप सभी की जो पासबुक्स है वो देखिए या फिर बैंक स्टेटमेंट से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपने बैंक में FD कराई है, RD कराई है, पोस्ट ऑफिस में कराई है
तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके लिए बैंक से सर्टिफिकेट ले लीजिए और आप इसे ज़रूर चेक कीजिए AIS में ये अमाउंट नॉर्मली आ रहा होता है कि आपका सेम बैंक से इंटरेस्ट कितना है और FD का इंटरेस्ट कितना है। यदि आपको इनकम टैक्स का रिफ़ंड मिला है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो आपको एंटर करना होता है। इसके अलावा यदि आपका कोई और इंटरेस्ट इनकम है तो वो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली चूज़ करेंगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग। यदि आपकी फैमिली पेंशन भी है, यानी कि किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद उसके फैमिली मेम्बर को जो पेंशन मिलती है, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यदि आपकी डिविडेंड इनकम है तो उसे भी आपको एंटर करना होता है। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली एंटर करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे आपकी इनकम आ जाएगी। यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे सामने और यहाँ पे आपके लिए जो एडिट का ऑप्शन वो इनेबल हो जाएगा ऊपर। इसे आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं इसे। यदि आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है, तो आप यहाँ पे ऐड एंड अदर करके उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जम्प्ट इनकम जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5000 या फिर यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है आप उसे चेक कर लीजिए। जैसे कि आपको PPF मिला है, आप रिटायर हुए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट आया है विड्रॉल पे वो टैक्सेबल नहीं होता। तो इस प्रकार आप अपने ITR में इसे ज़रूर डिस्क्लोज़ कीजिए। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे, ऐड करेंगे। अभी हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप नीचे जाके कंफर्म करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 टैब में कंफर्म आ गए, ये फिल हो चुके हैं। अब डिडक्शन की टैब पे आप क्लिक करेंगे। अब हमने नई टैक्स रेजिम चूज़ की है तो इसमें आपको नॉर्मली डिडक्शन नहीं मिलती है, सिर्फ एक ही डिडक्शन यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और उस केस में कंट्रीब्यूशन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस केस में वो जो अमाउंट का कंट्रीब्यूशन किया गया है नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत उसकी डिडक्शन आपको मिलती है। तो वो आप अमाउंट यहाँ पे फीड करेंगे। यहाँ पे जो एडिशनल 50,000 की आप अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन करते हैं उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलती है। नई टैक्स रेजिम में सिर्फ जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूशन की गई है वो आपको डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिए। यदि आप एम्प्लॉयर के द्वारा इशू किए गए फॉर्म नंबर 16 को देखेंगे तो उसके अंतर्गत ये मेंशन किया जाता है 80CCD सब सेक्शन 2 के अंतर्गत जो कंट्रीब्यूशन किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम में, तो यहाँ से आपको ये फिगर उठानी है और इस फिगर को ही ऐड करना है वहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिडक्शन, यदि आप एलिजिबल हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और डिडक्शन आपको नई टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पे शो ऑल डिडक्शन करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे यदि एम्प्लॉयर के द्वारा कोई और डिडक्शन दी गई आपको फ़ोन नंबर 16 में, मान लीजिए आपको LIC PPF की ATC के अंतर्गत डिडक्शन दी गई है क्योंकि आपने ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट की थी, लेकिन अब आप क्योंकि नई टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिटर्न को फाइल करते हुए, तो वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी इंश्योर करना है कि भले ही फॉर्म 16 में वो डिडक्शन दी गई है लेकिन आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर वो नहीं मिलेंगी, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयर के द्वारा ATC की यहाँ पे डिडक्शन दी गई है क्योंकि हमने एम्प्लॉयर को कहा था कि हम ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर के द्वारा फॉर्म नंबर 16 जारी किया गया है। लेकिन अब इनकम टैक्स के पोर्टल पे हम नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग ITR फाइल कर रहे हैं, तो ये जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी नई टैक्स रेजिम में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपकी जो टैब है वो कंफर्म हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट टैब यानी कि टैक्स पेड की टैब को कंप्लीट करना है, तो इस एरो बटन पे प्रेस करना है। तो इस प्रकार से टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपने 26AS से TDS और TCS को मैच कर लेना है। यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS दिया गया है, आपको नई वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप अपने TDS और TCS के क्रेडिट को चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना है कि यदि आपका TDS आ रहा है सैलरी पे तो आप उसे अपने फ़ोन नंबर 16 से चेक कर लीजिए। यदि नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर करके अपने जो डिडक्टर है उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टैन नंबर ऑफ़ द डिडक्टर, नेम ऑफ़ द डिडक्टर और कितना उसने TDS जो है वो काटा है। तो इसीलिए हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप 15 जून के बाद ही अपनी ITR फाइल करें, क्योंकि उस डेट तक ही आपका जो TDS है वो अपडेट होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपको जो TDS सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाता है। तो ये सभी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। यदि आपका TDS अदर देन सैलरी है, मान लीजिए बैंक से इंटरेस्ट इनकम है, उस पर बैंक ने TDS काटा है FD के इंटरेस्ट इनकम पे, तो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे और यहाँ पे ऐड अनदर करके वो डिटेल ऐड भी कर पाएंगे। यदि आपका पिछले साल का TDS कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इनकम लास्ट ईयर ऑफर नहीं की थी तो उसका TDS भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी सेल हुई थी लेकिन रजिस्ट्री इस साल हुई है तो इसी साल आप उसकी इनकम ऑफर करते हैं टैक्स के लिए,
तो उससे रिलेटेड जो TDS था वो आपने लास्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया है तो आप इस साल उसे क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सभी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स एडवांस टैक्स पे किया उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं डिटेल, जैसे कि हमारे केस में भी हमारा टैक्स पेबल आएगा तो हम उसे पहले पे करेंगे, उसके बाद उसकी जो डिटेल है चालान नंबर टैक्स ट्रैक की वो यहाँ पे फीड करेंगे यहाँ पे ऐड नदर के अंतर्गत हम। तो यहाँ पे आप कंफर्म कर दीजिए अभी। तो उसके बाद सबसे लास्ट है टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या आ जाएगी। आपका नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स बना दिया गया है तो यहाँ पे आई एरो पे आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे टैक्स की कॉम्पिटिशन देख सकते हैं। ग्रोस टोटल इनकम में से जो डिडक्शन अलाउड होंगी वो लेस हो जाएंगी, उसके बाद टोटल इनकम आ जाएगी। इस पे जो टैक्स पेबल होगा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे शो कैलकुलेशन के अंतर्गत कि कैसे कैलकुलेशन की गई है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अप टू 6 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे, यानी कि 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपये तक की इनकम पे 5% टैक्स यहाँ पे लगाया गया है। और 6 लाख से लेके 9 लाख रुपये तक की जो इनकम है उसके ऊपर 10% टैक्स लगा दिया गया है। और उसके ऊपर की इनकम पे यानी कि 9 लाख से 12 लाख रुपये तक की इनकम पे 50% टैक्स यहाँ पे लगाया गया है। और 12 लाख से 15 लाख की इनकम पे 20% टैक्स लगाया गया है। और उसके ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स लगा के यहाँ पे टोटल टैक्स आ गया है। अब हमें कोई डिबेट नहीं मिलेगी 87A के अंतर्गत, यानी कि यदि आपकी जो टोटल इनकम है ये 7 लाख रुपये से कम रहती तो आपको रिबेट मिलती 25,000 रुपये की, या मार्जिन रिलीफ मिलता यदि आपकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें रिबेट नहीं मिली है। तो टैक्स पेबल आ गया है, इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस जो है वो लगेगा इस अमाउंट के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पे शो कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। तो टोटल टैक्स आ गया है। और यहाँ पे यदि आपकी कोई रिलीफ है 89 के अंतर्गत वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि आपको एरियर मिले हैं सैलरी के, तो इसके लिए आपको फॉर्म 10E फाइल करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। उसके बाद ही आपको यहाँ पे ये अमाउंट जो है फिल करना है एरियर के केस में। तो हमारे केस में नहीं है इसलिए हम नहीं फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एडवांस टैक्स है वो आपको पे करना होता है यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे यदि आपने कोई एडवांस टैक्स नहीं पे किया होगा तो उस केस में सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट है वो भी कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपका टोटल इंटरेस्ट एंड फीस जो है वो आ जाएगी, तो जिसे कि आपको पे करना होता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखने के TDS का भी हमारा क्रेडिट नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो टैक्स है वो सही कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो आपको 15 जून के बाद ही ITR फाइल करनी है, ताकि आपका यदि सैलरी के ऊपर TDS कटा है तो उसकी प्रॉपर वर्किंग यहाँ पे आ पाए और कैलकुलेशन सही से हो पाए। तो इस प्रकार से आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका TDS या फिर TCS होगा, एडवांस टैक्स होगा पे किया हुआ, तो उस केस में जो यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट किया इसमें इम्पैक्ट आएगा। आपका जो इंटरेस्ट है वो भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो करेक्ट फिगर है वो एंटर कीजिए टैक्स पेड में, जैसे कि एडवांस टैक्स आपने पे किया है, आपका TDS या TCS कट चुका है तो एंटर करेंगे, उसके बाद आपके यहाँ करेक्ट टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे आप प्रोसीड दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके नेट टैक्स कितना पे करना है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे टैक्स बनेगा उसमें से जो आप टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जैसे कि एडवांस टैक्स, TDS या TCS एक्स्ट्रा, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे शो डिटेल करके ये डिटेल देख पाएंगे कि एडवांस टैक्स आपने कितना पे किया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एक्स्ट्रा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा कोई टैक्स नहीं पे किया हुआ है, तो अब हमें इस अमाउंट को पे करना है। यदि आप यहाँ पे लेटर चूज़ करते हैं तो उस केस में भी आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे, लेकिन उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इमीडिएटली नोटिस आ जाएगा कि आप SSC इन डिफ़ॉल्ट हैं, आप टैक्स पेबल करके रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो उस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टैक्स समरी के बटन पे प्रेस करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको ये इंश्योर करना है कि जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे फिर से आपको जो टैक्स पेड का शेड्यूल है वहाँ पे जाना है, और जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स के लिए टैब दी गई है उसमें जाके आपको अपना चालान नंबर BSR कोड फिल करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए असेसमेंट 24-25 सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑटोमेटिकली आ गया है, तो उसके बाद कंटिन्यू करना है। तो इस प्रकार आपको जो टैक्स है या जो इंटरेस्ट है, जो सेस है, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा यहाँ पे चालान में। यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आप बैंक चूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा पे कर सकते हैं या डेबिट कार्ड के द्वारा, या फिर आप बैंक के काउंटर पे जाके पे करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो आपको चालान ऑनलाइन ही जनरेट करना है। उसके बाद आप ऑफलाइन बैंक के काउंटर पे जाके पे कर सकते हैं।
आरटीजीएस एनईएफटी करना चाहते हैं या फिर आप यूपीआई के द्वारा पे करना चाहते हैं। यदि आप यूपीआई के द्वारा पे करना चाहते हैं तो किसी बैंक का पेमेंट गेटवे चूज कर लीजिए, उसके बाद आप यूपीआई के द्वारा कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अदर बैंक की ऑप्शन भी दी गई है, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं लिस्ट में से, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, और कंटिन्यू करके इसे पे कर सकते हैं। यदि आप बैंक के काउंटर में पे करते हैं तो आप इस को जो है वो जनरेट कर लीजिए चालान को, और उसके बाद आप ई फाइल में जाके उस चालान को प्रिंट करके उसका आप बैंक में जाके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं और बाद में पेमेंट कर सकते हैं। तो जो आपने चालान ड्राफ्ट में सेव किया है उसे आप ई फाइल में जाके ई पे टैक्स के अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं, सेव ड्राफ्ट के अंतर्गत सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपका आ जाएगा। यहाँ पे जो 3 डॉट बन है इसके सामने एडिट दिया गया है, इसे आप एडिट करके पे कर सकते हैं। तो जब ये चालान पे हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में से चेक कर सकते हैं। यदि आपका चालान जनरेट हो चुका है और आप बैंक के काउंटर पे जाके पे करना चाहते हैं तो यहाँ जनरेटेड चालान पे आपको प्रेस करना है और यहाँ से आप अपने चालान को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद बैंक के काउंटर पे जाकर उसे पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी 3 डॉट दिए गए हैं, यहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर लेंगे चालान को, और इसमें जो BSR कोड दिया होगा, जो चालान नंबर दिया है वो आपको फिल करना है। तो जब आप टैक्स पे कर देंगे तो यहाँ पे जो टैक्स पेड की टैब दी गई थी इसे आपको ओपन करना है अपने ITR में। इसमें जो एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट, यहाँ पे शो डिटेल पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप ऐड अनदर करके यहाँ पे अब आपको डिटेल जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपको BSR कोड एंटर करना है बैंक का, चालान का सीरियल नंबर एंटर करना है जो कि 5 डिजिट का होगा, जो कि चालान में मेंशन किया होगा, और BSR कोड 7 डिजिट का होगा। यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे एंटर करनी है और यहाँ पे अमाउंट पेड जो किया गया है वो आपको ऐड करना है। तो इस प्रकार यहाँ पे टैक्स पेड के अंतर्गत आपका टोटल टैक्स आ जाएगा और टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे नीचे आएगी। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल टैक्स पेड है वो यहाँ पे आ रहा है। तो उसके बाद आपका जो अमाउंट पेबल है वो 0 हो गया है। यदि आपका टैक्स ज़्यादा पे किया हुआ होगा या TDS ज़्यादा कटा हुआ है तो उस केस में आपका यहाँ पे रिफंड आ जाएगा। तो उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है रिटर्न को। उसके बाद इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे सबसे पहले जो बॉक्स है यहाँ पे आपको टिक करना है और जो डिटेल यहाँ पे दी गई जैसे कि आपका नेम, फादर नेम और जो पैन नंबर है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप अपनी जो ITR है उसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। आप इसे चेक कर लीजिए अच्छे से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डिटेल आपने फिल की थी वो यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ गई है आपके सामने। तो आप इसे ऐसे अच्छे से चेक कर लीजिए कि गलती ना हो। तो सबसे नीचे जाके आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे प्रेस करना है। अब यहाँ पे यदि आपकी ITR में कोई गलती नहीं होगी तो इस प्रकार से ग्रीन टिक आएगा कि वैलिडेशन सक्सेसफुल। उसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे और रिटर्न को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक वो वैलिड रिटर्न नहीं होती है। तो आप इसी टाइम रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं, यानी कि 30 दिन के अंदर ITR को सबमिट करने के आपको ITR वेरीफाई करनी होती है। आप आधार OTP के साथ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के साथ, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ, या फिर प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के साथ, या फिर डीमैट अकाउंट के साथ, या फिर आप जो ITR है वो साइन करके बेंगलोर भी भेज सकते हैं। लेकिन ये 30 दिन के अंदर बेंगलोर मिल जानी चाहिए। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। तो यदि आप बाद में E-वेरीफाई करते हैं तो उस केस में ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। यहाँ पे E-वेरीफाई रिटर्न पे प्रेस करके आप बाद में अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब आपकी रिटर्न E-वेरीफाई हो जाएगी और आप फाइल कर देंगे तो उसके बाद ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप ITR की जो एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ITR फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपने वेरीफाई नहीं की है ITR E-वेरीफाई तो उस केस में आप यहाँ से रिसीट डाउनलोड करके इसे साइन करके बेंगलोर भेज देंगे। विदिन 30 डेज यदि रिसीव हो जाती है तो उस केस में आप दोबारा से यहाँ पे आके दोबारा से रिसीट डाउनलोड करेंगे। तो उस केस में यहाँ से एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगी कि आपकी ITR सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप 30 दिन के अंदर ITR को वेरीफाई नहीं करते हैं तो ये मानना जाएगा कि जिस दिन आपने कि ITR वेरीफाई हुई है उस दिन ही आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल किया है। मान लीजिए आप 30 दिन के बाद बेंगलोर भेजते हैं तो उस केस में ये माना जाएगा कि उसी दिन आपकी ITR फाइल हुई है जिस दिन ये रिसीट बेंगलोर में मिली है ITR की एक्नॉलेजमेंट की। तो इस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी लगेगी। तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप हमारे YouTube चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स पे देख सकते हैं, जिसका लिंक के टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में भी दिया गया है।
दोस्तों नई टैक्स रजीम में सरकार ने कुछ गलतियां भी की हैं। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ITR फाइलिंग असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड सभी वीडियोस यहां पे इस प्लेलिस्ट में दी गई हैं, तो आप इन्हें देखिए और समझिए कि कहीं आपको ज़्यादा टैक्स तो नहीं पे करना पड़ रहा सरकार की गलती की वजह से। और आप यहाँ वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं, तो आप इसे सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।